screen. The chapter's name is Discovering Tut. The saga continues. ये एक एक जो वर्ड है ना बच्चा, डिस्कवरिंग टट एंड द सागा कंटिन्यू, सबका एक मीनिंग है. टट यानी कि तुतकमान. ही वॉज वन ऑफ द वेरी फेमस इजिप्शियन रूलर्स. हम लोग हिस्ट्री में भी पढ़ ही रहे हैं अबाउट द आर्कियोलॉजी एक्सकवेशंस. हम लोगों ने बहुत सारे रोमन एम्पायर्स पढ़ा है. तो ये आपका इजिप्ट का एक बहुत ही फेमस रूलर था. एंड दिस इज नॉट अ स्टोरी, दिस इज नॉट फिक्शन, दिस इज रियल. ये सच है, सच्चाई है. ये जो हम पढ़ रहे हैं ये सच्चाई है. इट्स नॉट फिक्शन. एंड सेकेंड पार्ट कहता है द सागा कंटिन्यूस. वाई ये वर्ड द सागा कंटिन्यूस है? सागा मीन सम सैड स्टोरी जो अभी भी खत्म नहीं हुआ. ऐसा क्यों? तो मैं आपको दो चीजें बता देती हूं. एक, देर इज सम रेवल्यूशन. अब जो मतलब कि नए जो हमारे पास हिस्टोरिकल एविडेंसेस आए हैं उनसे कुछ नया पता लगा है. इनफैक्ट आई हैड अ स्टूडेंट इन डीएवी. आई थिंक ही वाज इन दयानंद विहार. उनके स्कूल के अंदर भी ये चीज बताए, उनको बोला गया था कि फाइंड आउट द ट्रुथ नाउ. तो ये उस एरा को बिलोंग करता है, समवॉट यू कैन से रिलेटेड टू हिस्ट्री. जब इजिप्ट में आपके जो रूलर्स होते थे उनको रूलर्स नहीं बोलते थे, उनको फैरोज बोलते थे. PHARAOH, फैरोज. फैरोज मीन्स मैसेंजर ऑफ गॉड. मीन्स दे हेल्ड द किंग एज मैसेंजर ऑफ गॉड. और उसी में एक स्पेसिफिक एम्पायर था. उसका जो लास्ट रूलर था तत्कमान, उसकी उसके बारे में है ये पूरी स्टोरी. फर्स्ट. सेकेंड थिंग इज दिस इज ऑल्सो टेलिंग दैट पहले जो हमारा हिस्ट्री होता था, मीन्स अर्लियर, तो हम लोग हिस्ट्री को पढ़ते थे विद द टॉम्स, मॉन्यूमेंट्स, आर्कियोलॉजी से जो हम लोगों को एक्सकवेशन से जो सामान मिला है उनके थ्रू हम हिस्ट्री को जोड़ते थे. बट नाउ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, रिमेंबर. बट नाउ हम सिर्फ एक्सकवेशन, स्टॉर्म्स या मॉन्यूमेंट्स नहीं पढ़ते हैं. अब हम लोग उसको सीटी स्कैन, सोफिस्टिकेटेड साइंटिफिक जो आपके इन्वेंशंस हैं उनको भी उसके अंदर ऐड कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल डीएनए. डीएनए को यूज करके हम पता करते हैं कि व्हाट वाज द रिलेशन, व्हाट वाज द वे. तो इस चैप्टर के अंदर आपकी ये दो आपके आ जाते हैं. फर्स्ट आपका रिलेटेड टू द स्टोरी, एंड सेकेंड इज हाउ नाउ हिस्ट्री इज नाउ ऑल्सो रिलेटेड टू द मॉडर्न साइंस. अब हिस्ट्री हिस्ट्री नहीं है. हिस्ट्री को पता करने के लिए वी आर यूजिंग द सोफिस्टिकेटेड मॉडर्न टाइम्स. ये पेपर में आपका क्वेश्चन है. मोस्ट ऑफ द टाइम, और इनफैक्ट आई कैन से 99% जो इसमें बैक के क्वेश्चंस हैं वही आते हैं और कुछ नहीं आता. तो दिस इज द स्टोरी ऑफ अबाउट अ मैन और रूलर कॉल्ड टुट या टट. एंड ये जो तट तट था, इनफैक्ट ही वॉज द लास्ट एम्परर ऑफ हिज एम्पायर. ही वॉज अ वेरी पावरफुल पर्सन. और सबसे बड़ी बात क्या थी कि जब वो थ्रोन पे आया था तो भी वो छोटा सा था. एंड ही रूल्ड फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड, और उसके बाद उसकी डेथ हो गई. क्वेश्चन क्या था कि उसकी डेथ कैसे हुई? पहले पहले मतलब जब हम ये स्टोरी पढ़ रहे हैं वहां तक में हमें नहीं पता है कि व्हाट वाज द रीजन ऑफ हिज डेथ. हम नहीं जानते कि उसका रीजन क्या था. मतलब देयर वर सो मेनी थियरीज. कोई कहता है मर्डर हो गया था, कोई कहता है कि मतलब कि ही वाज इल, बट नोबडी न्यू व्हाट हैपेंड एग्जैक्टली. क्योंकि एक छोटा सा बच्चा वो कैसे, मतलब एक टीनेजर कैसे उसकी डेथ होगी. लेकिन अब अगर आप लोग गूगल को करते हो, इफ नाउ यू गूगल आउट यू विल फाइंड आउट. अब ऐड जो हुआ है, जो कि इस बुक में नहीं ऐड हुआ लेकिन रियल में ऐड हुआ है,
कि उसकी डेथ जो है इट वाज ड्यू टू मल्टीपल डिजीजेस। मलेरिया हुआ था उसको, वो घोड़े से नीचे गिर गया था तो उसको चोट लगी थी, नो प्रॉपर ट्रीटमेंट, एंड उसकी डेथ हो गई थी। मतलब नाउ देर आर सो मेनी एविडेंसेस अबाउट हिज डेथ, बट येट अभी भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं कि उसकी डेथ के बाद किसने वहां पे रूल किया। कुछ थियरीज कहती हैं ही वॉज अनमैरिड, कुछ थियरीज कहती हैं ही वॉज मैरिड। तो इन सब क्वेश्चंस को हम लोगों ने अभी तक पता नहीं। इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं अबाउट हाउ ही बिकेम द किंग, एंड उसके जो टॉम्ब है यानी कि उसकी जो ग्रेव है उसको 2 बार जो है एक्सकवेट किया गया, मतलब उसको निकाला गया, बिकॉज ही वॉज अ फैरो यानी कि द हाइएस्ट पर्सन, हाइएस्ट डिग्निटी। तो उसका फॉर्चुनेटली उसी का जो टॉम्ब था, उसी की जो मम्मी थी उसको सबसे पहले निकाला गया था। देर वर सो मेनी अदर मम्मीज तो और भी बहुत सारे थे, लेकिन इसका सबसे पहले निकला। एंड पहले 1928 में पहली बार जब वो निकाला था तो देर वर सो मेनी प्रॉब्लम्स। पहली बार जब निकाला तो उसकी जो डेड बॉडी थी वो ग्रेवयार्ड, उसका जो कफिन था उसे चिपका हुआ था एंड उसके, बिकॉज इजिप्शियंस हैव सर्टेन थियोरीज कि हम लोग मरने के बाद भी जीते हैं, हमें मरने के बाद हर वो सामान की जरूरत पड़ती है जो हम लोग जिंदा रहते हुए रखते हैं। तो दे, अभी हमने हिस्ट्री में भी पढ़ा था ये, तो दे यूज टू बरी एवरीथिंग विच दे यूज इन देयर डेली लाइफ। तो उसकी जो डेड बॉडी थी, उसका जो मम्मी था, उसका जो कफन था, उसके ऊपर जो आपके फ्यूनरल फ्लावर्स थे वो थे। उसके बाद वो कपड़े, वो मतलब कि गोल्ड सब कुछ उसमें लगा हुआ था। एंड उसकी जो बॉडी थी दैट वाज स्टक टू द बॉटम ऑफ द कफिन। अब उसकी बॉडी को कफिन से चिपकने की वजह से निकालना बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो उस वक्त में जो हॉवर्ड कार्टर था, उसने उसको जो है चक्कू जैसे हम कहते हैं उसी तरीके से उसको चिजल किया और उसकी बॉडी को अलग किया, एंड लेटर ऑन उसको वहीं पे रख दिया, विच इज नॉट परमिसिबल। कोई भी गवर्नमेंट का कोई सामान जो एंटिक है या कोई ग्रेव है उनको हमें छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, इट इज अ क्राइम। बट हॉवर्ड कार्टर ने कहा उसने ऐसा इसीलिए किया था क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करता प्रॉपरली तो शायद सामान वहीं पे बंद नहीं होता एंड इट मे हैव बीन स्टोलन। एनीवे, पहली बार जब उसकी बॉडी निकाली कुछ नहीं निकला। सेकेंड टाइम इन 68 एक्सरे यूज हुआ। अब जब एक्सरे हुआ सेकेंड टाइम 1968 में, तब एक्सरे इतने डेवलप नहीं थे। उस वक्त में एक्सरे इतने डेवलप नहीं थे जितने कि आज है। आज हमारे पास एक्सरे, एमआरआई, सीटी स्कैन, मतलब वी हैव डिफरेंट एरियाज। आज से अगर आप 20-25 साल पहले किसी से बोलते ना मेरा एमआरआई हुआ, तो वो मतलब बंदा सामने वाला डर जाता। टुडे एमआरआई इज द वे टू फाइंड आउट अबाउट द बोन्स, एंड एक्सरे आपका जो है एक एक्सटर्नल फिगर देता। तो ये सोफिस्टिकेशन, ये एडवांसमेंट अब आया है, लेकिन उस वक्त में नहीं था। तो 68 में भी ऐसा कुछ नहीं था। तो जो एक्सरे निकाला उससे एकदम से शॉकिंग सी फैक्ट सामने आए। और वो फैक्ट क्या था कि उसकी जो बॉडी है उसमें जो रिब बोन्स होते हैं, मतलब हमारा जो चेस्ट बोन होता है, वो गायब है। अब एक तो वैसे ही ये नहीं पता लग रहा था उसकी कैसे डेथ हुई है, उसके बाद कौन राजा बना, ऊपर से ऐसा शॉकिंग रेवोल्यूशन जिसकी वजह से द हिस्टोरियंस वर कंफ्यूज्ड। बट लेटर ऑन जब आपका सीटी स्कैन वगैरह आ गया, मतलब सोफिस्टिकेटेड मशीन्स आ गई, फिर से फॉरेंसिक डिपार्टमेंट ने उसकी बॉडी को निकाला। और जब उसकी बॉडी को निकालकर सीटी स्कैन किया तो वहां पर माना जाता है कि जो डेड बॉडीज होती है उनको टच नहीं करना चाहिए। उसका जो टॉम है वहां पर जाके आपको शोर नहीं मचाना चाहिए, और अगर आप शोर मचाओगे तो मे बी यू फेस ट्रबल्स और इवन डेथ। तो जब उसके टॉम्ब को निकाला गया, मतलब उसकी ग्रेवयार्ड को निकाला गया, तो हवा चलने लग गई।
वो डेजर्ट एरिया में है तो हवा रात को चल रही थी। लेकिन जो वहां के सुपरस्टिशियस गार्ड्स थे उन्होंने कहा देखो कर्ज ऑफ द फैरो, देखो ये फैरो का कर्ज है। बेटा ऐसा कुछ नहीं था। इट वॉज बेसिकली अ डेजर्ट एरिया, तो हवा चल रही थी, पंखा खराब हो गया था। फिर उसकी सीटी स्कैनिंग प्रॉपर करी गई एंड इट वॉज फाउंड दैट नथिंग हैज बीन स्टोलन और नथिंग इज मिसिंग, एवरीथिंग इज इंटैक्ट। कुछ ऐसा नहीं है जैसा 1968 में पता लगा। अल्टीमेटली एक जो डिपार्टमेंट थी आर्कियोलॉजी की, देवर हैप्पी कि उस डेड बॉडी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। बट स्टिल द क्वेश्चन वॉज देयर कि उसकी डेथ कैसे हुई एंड हु वॉज आफ्टर दैट। तो इसमें से कुछ चीजें तो पता लग गई हैं, लाइक he had multiple diseases, he had fallen off from his horse, ये तो पता लग गया है। लेकिन आगे की जो बाकी चीजें हैं स्टिल इट इज अंडर प्रोसेस। इसीलिए हम इस स्टोरी का नाम टट, द एडवेंचर ऑफ टट, द सागा कंटिन्यूज बोलते हैं, राइट? तो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर अलोंग विद एनसीईआरटी। ऐसा कोई डरावने वाला क्वेश्चन नहीं है। इफ यू फील यू आर स्टक इन दिस चैप्टर, जस्ट लर्न द बैक क्वेश्चंस, जस्ट लर्न द बैक क्वेश्चंस। इसमें एक क्वेश्चन आपका आता, व्हाट वाज द कर्स ऑफ द फैरो, फैरो का क्या कर्स था। देन उसकी जो डेड बॉडी थी उसके साथ कौन कौन सा सामान निकला था, व्हाट वर द फाइंडिंग आउट विद द डेड बॉडी, बरियल। थर्ड आपका है आर्कियोलॉजी जो है इट हैज सब्सटैंशियली चेंज, यानी कि पहले आर्कियोलॉजी सिर्फ एक्सकवेशन और मॉन्यूमेंट्स पे अपना एविडेंस निकालता था, अब वो मेडिसिन, फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन, सीटी स्कैन, इनको भी यूज करता है। देन जो फोर्थ है, टट वॉज रीगली अहेड ऑफ हिज टाइम, मतलब वो हमेशा आगे रहा है। वो अभी मैं बताऊंगी व्हेन वी कम टू दैट पॉइंट। एक वो है। एंड व्हाट वर द थिंकिंग्स ऑफ इजिप्शियंस, मतलब डेथ आफ्टर लाइफ, सॉरी हाँ, डेथ के बाद इवन वी हैव लाइफ आफ्टर डेथ, ये कुछ उनके फीलिंग। तो ओनली दीज आर द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। इफ यू फाइंड दैट कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है कि टट की बॉडी को निकाला गया था। तो बीच में टट की कहानी आती है कि टट था कौन। मतलब जो टट के दादाजी थे ही वॉज अ गुड पर्सन, लेकिन जो उसके खुद के फादर थे ही वॉज बिट वैकी, मतलब वो थोड़े सन की थे। तो उन्होंने सारे मंदिर वंदिर उस जगह पे जो तिबर नदी के पास से सब कुछ बंद करवा दिया। लेकिन जब तक खुद राजा बना तो उसने अपने दादाजी के जो मतलब कि डायरेक्शंस हैं उनको यूज किया। बस इतनी ही कहानी उसके बारे में। बाकी यही है कि हाउ हिज ग्रेवयार्ड वाज एनालाइज्ड, और क्या हमें पता लगा था 3 बार। पहली बार हॉवर्ड कॉटर 22, फिर 68 एंड बाद में व्हेन वी यूज अ सीटी स्कैन। ठीक है, लेट अस स्टार्ट। ही वाज जस्ट अ टीनेजर व्हेन ही डाइड, the last heir of a powerful family that had ruled Egypt and its empire for centuries. वो अपने एम्पायर का लास्ट था। एयर मतलब वारिस। He was laid to rest laden with gold and eventually forgotten, जैसे वहां पर होता है। Since the discovery of his tomb in 1922, the modern world has speculated about what happened to him, with murder being the most extreme possibility. Now, leaving his tomb for the first time in almost 80 years, Tat has undergone a CT scan that offers new clue about his life and death and provides precise data for an accurate forensic reconstruction of the boyish pharaoh. Boyish मतलब बच्चा boy, and pharaoh is messenger of God. Forensic मतलब कैसे हम लोगों ने जो है रिकंस्ट्रक्ट किया है, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट कैसे रिकंस्ट्रक्ट कर रही है, यूजिंग ऑल द क्लूज, राइट? An angry wind stirred up ghostly dust devils as King Tut was taken from his resting place in the ancient Egyptian cemetery known as Valley of Kings. Angry wind यहाँ पर जो है it is wind stirred up means personification. Wind angry नहीं था, बट उन्होंने उसको पर्सोनिफाई किया है कि बहुत तेज आंधी चल रही थी जब उसकी डेड बॉडी को जो है लेकर गए सीटी स्कैन के लिए। और जहां उनकी डेड बॉडीज
ले करी जाती, उस जगह को बोला जाता है वैली ऑफ किंग्स। ठीक है। डार्क बेली क्लाउड्स हैड scudded across the desert sky all day now and we were revealing the stars in cascade gray. अंधेरा छा रहा था, बारिश होने के कगार थे डेजर्ट स्काई में। एंड जो जितने भी आपके स्टार्स थे, व्हीलिंग द स्टार्स मतलब स्टार्स को हाइड कर रहे थे, मतलब इतना क्लाउडी था कि जो स्टार्स हैं वो आपके जो है छुप रहे थे एकदम काले बादलों में। It was 6 p.m. 2005 January. The world's most famous mummy glided headfirst into a CT scanner brought here to probe the lingering medical mysteries of little understood young ruler who died more than 3,300 years ago. Means to find out the mystery about his death. उसकी जो डेथ थी उसके बारे में पता करने के लिए दिस वॉज डन। ऑल आफ्टर, अब ये जो है दिस इज शाम को निकाला गया था उसकी डेड बॉडी, तो मॉर्निंग में क्या था, मतलब वहां पे क्या सीन था उस टॉम के पास। ऑल आफ्टरनून द यूजुअल लाइन ऑफ टूरिस्ट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड हैड डिसेंडेड इनटू द क्रैम्प्ड रॉक कट टॉम सम 26 फीट अंडरग्राउंड टू पे देयर रिस्पेक्ट। उसकी जो उसका जो टॉम था वो नीचे की तरफ था, बेसमेंट की तरफ 26 फीट नीचे। और वहां पर क्या माना जाता था कि जब उसके टॉम के पास जाते हैं तो वहां पर हमें आवाज नहीं निकालनी चाहिए। दे गेज्ड एट द म्यूरल्स, म्यूरल्स होते हैं आपके होली राइटिंग्स, मतलब कोई भी ग्रंथ वगैरह ऑफ द बरियल चैम्बर एंड पियर्ड एट टर्ट्स ग्लाइड गिल्डेड फेस, गिल्डेड मतलब पूरा उसका ढका हुआ था विद गोल्ड। द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ हिज ममी शेप आउटर कफिन लिड, मतलब वही उसका लिड था। Some visitors read from guidebooks in a whisper, others stood silently, perhaps pondering Tut's untimely death in his late teens or wondering with a shiver if the Pharaoh's curse. And what was the Pharaoh's curse? पेपर का क्वेश्चन। Pharaoh का कर्ज क्या है? अगर कोई भी anyone who disturbs the Pharaoh can face death or misfortune, ऐसा वो मानते थे। क्वेश्चन। अब आते हैं हम 1922 में। द ममी इज इन वेरी बैड शेप बिकॉज ऑफ व्हाट कार्टर डिड इन 1920 सेड जाही अब्बास। जाही अब्बास कौन थे? द सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्शियन सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्विटीज, जिन्होंने पहले देखा था। और हॉवर्ड कार्टर कौन था? ही वॉज द ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट जिसने सबसे पहले इस मम्मी को ढूंढा था, who had discovered this tomb in 1922. Its कंटेंट मतलब जो कफिन के अंदर सामान था, hazily ransacked in antiquity was surprisingly complete. ransacked मतलब इधर उधर तितर बितर किया हुआ था लेकिन सब पूरा थे। एंड उसमें क्या क्या था? दे रिमेन द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन एवर फाउंड एंड हैव बिकम पार्ट ऑफ फैरोज लेजेंड। हम ऑलरेडी हिस्ट्री में भी पढ़ चुके हैं कि वो लोग अपने साथ हर उस चीज को बरी करते थे, गोल्ड, एटर्नल ब्रिलियंस, और ये सब कुछ वो करते थे। Their eternal brilliance meant to guarantee resurrection caused a sensation at the time of discovery. क्योंकि भाई गोल्ड से भरा हुआ एक कफिन मिला था। But that was also buried with everyday things he had want in the afterlife. Board games, bronze razor, linen undergarment, cases of food and wine. क्यों ये सब क्यों कहा गया था? क्योंकि इजिप्शियंस का मानना था कि there is life after death and we require everything what we use in the। ठीक है। अब इस वाले में से क्वेश्चन आता है कि हाउ डू वी नो कि टट डाइड इन द मंथ ऑफ अप्रैल, मतलब हम कैसे पता रहता वो मार्च या अप्रैल में मरा था? आफ्टर मंथ्स ऑफ केयरफुली रिकॉर्डिंग द फैरोज फ्यूनररी ट्रेजर्स, कार्टर began investigating his थ्री नेस्टेड कफिन, मतलब उसमें जो है तीन आपके जो है लेयर्स थे। एक जिसके अंदर वो फ्लावर्स थे, जिसके थ्रू हमें पता लगता है कि ही डाइड इन द मंथ ऑफ मार्च और अप्रैल, क्योंकि वो फ्लावर्स तभी आते हैं। सेकेंड वाला उसका जो सामान था जिसे उसे बरी किया था, और सबसे नीचे थर्ड लेयर में उसकी डेड मतलब बॉडी जो थी वो चिपकी हुई थी टू द कफन। ओपनिंग द फर्स्ट ही फाउंड अ श्राउड, श्राउड मीन्स शॉल, adorned with garland of willow, olive oil, celery, petals, cornflowers,
फेडेड एवर, इन सब से क्या पता लगता है? इन सब से पता लगता है कि ही डाइड इन द मंथ ऑफ मार्च और अप्रैल, क्योंकि ये जो फ्लावर्स हैं दे आर नॉर्मली दे ब्लूम ओनली इन दिस मंथ. देन व्हेन ही फाइनली रीच द मम्मी थ्रू, ही रैन इनटू ट्रबल. जो चिपकने का जो रिचुअल रेजिन था, मतलब जो चिपकाने के लिए उन्होंने जो रेजिन मतलब गम, had hardened, cementing that to the bottom of his solid gold coffin. No amount of legitimate force could move them. What was to be done? भाई कितनी भी कोशिश कर लो, वो जो बॉडी थी वो बाहर निकल ही नहीं रही थी, तो क्या किया जाए? उसने क्या किया, वहां इजिप्ट में बहुत गर्मी होती तो उसने उसको धूप में रखा कि शायद वो मेल्ट हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ. The sun can beat down like a hammer this far south in Egypt, and Carter tried to use it to loosen the resin. So he set the mummy outside in blazing sunshine around 149 degree. 100 degree पर तो boil होता है ना, 149 degree पे रखा था, लेकिन nothing budged, कुछ नहीं हुआ. He reported with scientific detachment that the consolidated material had to be chiseled away from beneath the limbs and trunk before it was possible to raise a king's remain. कहता मैं मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मुझे उसको जो है नीचे से मतलब खरोच कर निकालना पड़ा था. जब उसके ऊपर केस डला, क्योंकि केस तो डला था उसके ऊपर, इट्स अ गवर्नमेंट वन, तो वो नहीं कर सकता है. तो क्यों भाई, ऐसा क्यों किया? तो उसने अपने डिफेंस में कहा that he had little choice. If he had not cut the mummy free, thieves most certainly would have circumvented मतलब गार्ड के चारों तरफ उनको मतलब कि घेर लेते, अटैक करते, और वहां से सारा गोल्ड उठाकर चले जाते. In that time, the royals were fabulously wealthy, and they thought or hoped they could take riches with them. This is their उनका सोच. For his journey to the great beyond मतलब even after death, Tut was lavish with glittering goods. ये आपके पेपर में आता है कि what were the things जो उसके डेड बॉडी में मिला था. तो कॉलर्स, नेकलेस, ब्रेसलेट, रिंग्स, एमुलेट, एप्रन, सैंडल, मतलब जो जो चीजें वो राजा पहनते थे, हर चीज जो गोल्ड की बनी हुई थी. टू सेपरेट दैट फ्रॉम हिज अडॉर्नमेंट्स, अडॉर्नमेंट्स मतलब जिससे उसको सजाया गया था. Carter's men removed the mummy's head and severed nearly every, severed मतलब उसको खरोच के निकालना, अलग करना, हर जॉइंट से उसको अलग किया. फिर एक बार जब सब कुछ हो गया, फिर उन्होंने वापस वहीं पर डाल दिया जहां टट की बॉडी रखी. पेपर में ये क्वेश्चन आता है, या फिर इवन इट इज देयर इन एट द बैक. Archaeology has changed substantially in the intervening decades, focusing less on pressure and more on fascinating details of life and intriguing mysteries of death. मतलब अब आर्कियोलॉजी सिर्फ क्या सामान है, इस पर नहीं वो करती, इस पर नहीं फोकस करती. नाउ दे आल्सो ट्राई टू फाइंड व्हाट वाज द लाइफ, हाउ द डेथ हैड हैपेंड, ये भी पूछ करती है. नाउ इट यूजेस sophisticated tools, मेडिकल टेक्नोलॉजी, अब वो ये भी यूज कर. पहले ऐसा नहीं था, इसका मीनिंग यही है. ठीक है. इन 1968, मोर देन 40 years, 22 में आपका डिस्कवरी हुआ था. उसके बाद दोबारा से एक्सरे किया एक एनाटॉमी प्रोफेसर ने, एंड रिवील्ड अ स्टार्लिंग फैक्ट, मतलब एकदम चौंकाने वाला फैक्ट था कि उसके जो ब्रेस्ट बोन और फ्रंट का जो रिब होता है वो मिसिंग है. एज आई सेड, तब इतना हमारा जो है इट वाज नॉट दिस मच एडवांस, तो मे बी द फिगर्स वर नॉट सो, जो हमारे पास इमेज था वो क्लियर नहीं था शायद. टुडे डायग्नोस्टिक इमेजिंग कैन बी डन विद सीटी स्कैन, कंप्यूटेड टोमोग्राफी, जिसमें आपका जो है कोई भी मतलब जैसे हमारी जो हड्डी वड्डी होती है, तो इसमें सब कुछ आपका प्रॉपर निकल के आता है, विच क्रिएट्स स्लाइसेस ऑफ ब्रेड टू क्रिएट अ 3D वर्चुअल बॉडी. 3D इमेज बन जाती है, तो आपका लेंथ ब्रेथ सब कुछ दिखता है. और वही टट का भी किया हुआ था. और क्या क्वेश्चन था? हाउ डिड ही डाई एंड हाउ ओल्ड वाज ही एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, ये पता करना था. Demise मतलब डेथ, was a big event even by royal standard. क्यों?
क्योंकि he was the last of his family line and his funeral was a death rattle of a dynasty. उसके डेथ के साथ एक पूरी डायनेस्टी खत्म हो गई. But the particulars of his passing away and aftermath are unclear. इसके अलावा वो कैसे मरा, उसके बाद क्या हुआ, ये भी हमारे पास नहीं है. इसीलिए उसकी जो डेथ है वो एक बहुत ही बड़ा इवेंट है. अब आता है उसकी शॉर्ट स्टोरी. अमन होतक. आपको पता है कार्टर 1 कार्टर 2 ऐसे ही नाम रखते हैं फॉरेन में. तो अमन होतक 3, जो कि उसके ग्रैंडफादर थे शायद, वॉज अ पावरफुल फैरो हु रूल फॉर 4 डिकेड्स. और उनका जो टाइम था उसको गोल्डन एज बोला जाता है. लेकिन उनका जो बेटा था, ही वॉज वन ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट पीरियड. जब वो राजा बना, दैट इज इसके फादर, he promoted the worship of Aten. The son did change his name to Akhenaten, servant of Aten, and moved the religious capital from Thebes to new city of Achaten known as Amarna. मतलब उसने वो हर चीज चेंज कर दी जो उसके फादर ने एस्टैब्लिश किया था. He further shocked the country by attacking Amun, the major god, smashing his images and closing his temples. उसने मंदिरों पर भी जो है अटैक किया. और इसीलिए माना जाता है कि उसका जो टाइम था वो बहुत हॉरिफिक था. जब यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में रिसर्च किया, देन द फैमिली दैट हैड रूल्ड फॉर सेंचुरी वाज कमिंग टू एन एंड एंड देन अखनेतन वाज वेंट अ लिटिल वैकी. ये पेपर में आता है, कि बैक में है कि व्हाई ही इज कॉल्ड एज वैकी. वैकी का मतलब होता है सनकी. मतलब व्हाई, बिकॉज ही वाज बिट क्रेजी एज ही हैड अपने जो फादर थे उनके सारी चीजों को उसने बंद कर दिया था. ही हैड अटैक द टेम्पल, ही हैड स्मैश द इमेजेस, इसलिए उसको वाकी बोला गया. उसके डेथ के बाद थोड़े टाइम के लिए स्मेन खरे करके एक आदमी आया. देन ततन खातेन, अखनेतन अतेन उसका नाम था, तो तुतन खातेन उसका नाम बना था, जिसको हम आज टट मानते हैं. उसने अपना नाम चेंज किया ततन खामुन. और उसने अपने ग्रैंडफादर के जो भी वेज थे उसी को रिस्टोर किया. और अबाउट 9 इयर्स वो थ्रोन में रहा, फिर उसकी डेथ हो गई. और इसीलिए नो वन नोस कि भाई उसकी डेथ क्यों हुई, कैसे हुई. दैट इज वन ममी अमंग मेनी इन इजिप्ट. नो वन नोस कितने हैं, अब तो बहुत सारे काउंट हो चुके हैं. The Egyptian mummy project, which began an inventory, has recorded almost 600 and still counting. The next phase, scanning the mummies with a portable CT scan donated by National Geographic Society and Siemens. King Tut is one of the first mummies to be scanned. यही पेपर में आता है, बैक में ही दिया है. As I said, all the questions come from the back only. He was regally ahead of his countryman. मतलब वो जैसे वो जिंदा था तो वही वो राजा था, वेल्डी था. जब वो मर गया तो फॉर्चुनेटली उसी की मम्मी को सबसे पहले स्कैन किया गया था. यानी कि जिंदा होते हुए भी वो सबसे आगे था, मरने के बाद भी वो सबसे आगे निकल गया. A CT machine scanned the mummy head to create 1700 digital X-ray images in cross section. उसके हेड को नापा गया, टेकिंग एन ईरी डिटेल. बड़े ही अजीब अजीब से वो इमेज बन के आ रहे थे. देन हिज बॉडी वॉज रिकॉर्डेड, जिसमें रेडियोलॉजिस्ट यानी कि जो एक्सरे करते हैं, फॉरेंसिक जो कि डेथ के राइट को कारण को देखते हैं, एनाटॉमी यानी कि जो बॉडी की में, सब ने उस चीज को पढ़ा. that the winged goddess of a gilded burial shrine protected. मतलब माना जाता है कि उसकी जो डेड बॉडी जहां पर रखी है ना, उसके ऊपर गॉडेस खुद उसको प्रोटेक्ट करती है, ऐसा माना जाता है. अब बता रहे हैं कि द नाइट ऑफ द स्कैन वर्कमैन कैरी टट फ्रॉम द टॉम इन हिज बॉक्स लाइक पाल बियरर्स. मतलब जैसे हम लोग पालकी उठाते हैं, उसको उठा के लेकर गए into the swirling sand outside, then rose on a hydraulic lift into the trailer that held the scanner. तो लिफ्ट में लेकर गए. 20 मिनट बाद 2 इंसान आए और उन्होंने बताया that the fan was
repaired. किसी ने बोला curse of the pharaoh, but it was not curse of the pharaoh because eventually the substitute fan worked well enough. वहां पर सैंड चला गया था भाई, डेजर्ट था, तो कूलर फैन में सैंड चला गया था, इसीलिए वो काम नहीं कर रहा था। फिर उसके बाद उन्होंने जो है चलाया, आफ्टर चेकिंग दैट नो डेटा हैड बीन लॉस्ट, द टेक्नीशियंस टर्न्ड इट ओवर द वर्कमैन हु कैरिड हिम बैक टू हिज टॉम। Less than 3 hours after he was removed from coffin, the pharaoh again rested in peace where the funerary priest had laid him so long ago. 3 घंटा लगा उसको उसके बरियल से निकालकर ऊपर लेकर गए, वहां पर उसकी स्कैनिंग करी और वापस वहीं पे रख दिया। Back in the trailer, a technician pulled up astonishing images of Tut on a computer screen. उसकी जो images थी वो उस पे आ रही थी और वहां पे दिख रहा था। A gray head took shape from a scattering of pixels. The technician spun, tilted हर डायरेक्शन में 360 डिग्री में उसको टिल्ट करके देखा और सब कुछ इंटैक्ट था, कुछ नहीं मिसिंग था, जैसे एक्सरे में पता लगा था। Neck vertebrae appear clear. Other images reveal the views of rib cage, skull. अब जो जाही हवास थे वो कहते हैं आई वॉज रिलीव्ड, क्योंकि मुझे लग रहा था हे भगवान अगर इसमें से रिब चला गया तो कैसे चला गया है। आई वॉज सो वरीड बट नाउ आई थिंक आई गो एंड स्लीप। सो इट प्रूव दैट नथिंग वॉज मिसिंग। By the time left the trailer descending metal stairs to the sandy ground, the wind had dropped. The winter air lay cold and still like death itself in the valley of the departed. Valley of the departed मतलब जहां डेड बॉडीज रखी जाती हैं वो, वहां एकदम ठंड पड़ रही थी। द रीजन इज इट इज द डेजर्ट एरिया, दिन में गर्मी होती है, रात में ठंड होती है। जस्ट अबाउ द एंट्रेंस टू टच टॉम, जहां उसकी डेड बॉडी, उसके एकदम एंट्रेंस के ऊपर ओरियन है, एक कॉन्स्टलेशन जिसको वो लोग मानते हैं ऑसिरस गॉड का सोल, और उनका मानना है कि वो जो ऑसिरस गॉड है ही वॉज प्रोटेक्टिंग किंग टट। सो दिस इज द स्टोरी किंग टट, द मतलब द सागा कंटिन्यूस। ये जो आपके सामने क्वेश्चंस हैं, 9 क्वेश्चंस, मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर द वन विच हैव कम इन द एग्जाम। बस ये आता है कि गिव रीजन की जगह व्हाई किंग स्टट बॉडी हैड बीन सब्जेक्टेड टू रिपीटेड स्क्रूटनी, because they could not find out the real reason of his death. Howard Carter's investigation was resented क्योंकि उसने यूज किया था chisel, which is not allowed. Carter had to chisel away the solidified resins to raise because, according to Carter, if he had not chiseled it, the thieves must have stolen the gold. Tut's body was buried along with gilded treasures because Egyptians believed that there is life after death and people need everything according to their own status. The boy changed his name from Tutankhaten to Tutankhamun because he wanted to restore his grandfather's work. Then list the deeds that Ray described Akhenaten as wacky. उसके फादर ने क्या क्या किया था? उसके फादर ने जो है जो कैपिटल था उसको थिबस से शिफ्ट कर दिया था। उन्होंने जितने भी इमेजेस थी गॉड के टेम्पल थे उनको तोड़ दिया था, इसीलिए उनको वैकी बोला गया। What were the results of CT scan? It showed everything is intact. List the advancement in technology that have improved forensic. Now we are using X-ray, CT scan, then we are using other medical ways like DNA. Then explain the statement King Tut is one of the first mummies to be scanned in death as in life. क्योंकि when he was alive, he was wealthy, he was the ruler, he was ahead of his people, and after death also, fortunately, it was his mummy which was scrutinized at first. सबसे पहले उसी की डेड बॉडी, पता नहीं था कि वो उसकी डेड बॉडी है, लेकिन देन फॉर्चुनेटली वही निकला। ठीक है,
दूसरा इसमें जो क्वेश्चन आया मैंने बताया था, आर्कियोलॉजी हैज सब्सटैंशियली चेंज्ड. That is because now we are using the modern technology, sophisticated tools, medical a way to find out the reasons of life, death, whatever DNA वगैरह यूज किया जाता. So this is the chapter that the saga continues. अभी भी उनके बाद क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था ये हम नहीं जानते. Along with this chapter, that मैं जो हूं द वॉइस ऑफ द रेन भी आपको करवा रही हूँ. वॉइस ऑफ द रेन थोड़ा सा, इनफैक्ट टट को तो मैं कह सकती हूँ इट इज अ वेरी गुड स्टोरी अगर आप समझते हो तो. वॉइस ऑफ द रेन इज समथिंग वेयर स्टूडेंट्स डेफिनेटली फील की व्हाट इट इज. हमारे नाइन्थ में, अभी तो नहीं है वो वाली बुक नहीं है आप लोगों के, अभी जो कुछ स्कूल्स में दे हैव स्टार्टेड विद द लिटरेचर बुक, सॉरी द कम्युनिकेटिव बुक. There was one poem which we had, and it was also same, similar था, मतलब not the same poet, but ऐसा ही एक स्टोरी था. तो ये जो वॉइस ऑफ द रेन है, बारिश की आवाज, एक इसमें क्वेश्चन आपका आता है द पोएट्स नेम, देन राइमिंग स्कीम, एंड तीसरा इसके अंदर आता है कुछ आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस ही आ जाते हैं इसमें से, एंड ऑफ कोर्स पोएटिक डिवाइसेस हमेशा रहते. Voice of the Rain is a personified, I can say, story. एक personified story है, यानी कि रेन खुद को पर्सोनिफाई कर रही है एज अ ह्यूमन. इट इज पर्सोनिफिकेशन. पर्सोनिफिकेशन मतलब एज अ ह्यूमन इट इज रिसाइटिंग इट स्टोरी. ये स्टोरी आपकी तरफ से नहीं है, ये रेन की तरफ से है कि रेन अपने आप को क्या समझती है. समरी ये है दैट इस पोयम के अंदर सबसे पहले देर आर टू वॉइसेस, दो आवाजें सुनाई देती, एक पोएट की और दूसरी रेन की. यहां क्वेश्चन आपके आता है कि व्हाई इट वाज स्ट्रेंज. क्योंकि पोएट को रेन की आवाज सुनाई दे रही थी, उसको लग रहा था कि रेन उससे बातें कर रही है. अब अगर मैं आपसे ये बात कहूं कि आज सुबह बारिश मुझसे बात कर रही थी, तो आप मुझे क्या बोलोगे? वाह, वो जो हमारी इंग्लिश की टीचर, वो तो पागल हो गई हुए, कहते हैं उनसे बारिश बात करती है. बट इन पोएट्स, पोएम जो होता है ना, दैट्स समथिंग विच इज इमेजिनेटिव. तो पोएट कहता है यस इट इज वेरी स्ट्रेंज, बट मुझे रेन की आवाज सुनाई दे रही थी. तो रेन ने क्या कहा पोएट से? उसने कहा मैं जो हूं इस धरती का पोयम हूं. आई एम द पोयम ऑफ द अर्थ. एंड उसने अपने जो वाटर साइकिल है, जो हम लोग फिफ्थ या सिक्स स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं, कि जो आपका रेन मतलब कि जो वाटर होता है, इट एवोपरेट्स. पानी जो होता है वो एवोपरेट करता है, एंड इट मूव्स एंड इट फॉर्म्स द क्लाउड्स. वो क्लाउड बन जाता है. जो वाटर साइकिल हम पढ़ते हैं क्लास फिफ्थ या सिक्स में, इट फॉर्म्स द क्लाउड्स, एंड यही क्लाउड जो है वापस एज रेन वापस नीचे आते हैं. दिस इज द वाटर साइकिल. पढ़ा है हम लोगों ने, फिफ्थ सिक्स सेवेंथ हमने पढ़ा है कि जो व्हेन इट इज टू हॉट, तो जो आपका लैंड होता है और जो सी होती है, दैट स्टार्ट्स बॉइलिंग, वो एवोपरेट होता है, एंड वो एवोपरेशन जो है इट बिकम्स क्लाउड, एंड क्लाउड जो है वो बर्स्ट होता है बैक एज रेन. दिस इज अ वाटर साइकिल. उसी वाटर साइकिल को उसने जो है एज अ पोएम बताया है. वो कहती है दैट जो रेन है वो कहती है कि मैं जो हूं लैंड एंड सी. सी बॉटमलेस क्यों है? क्योंकि डजंट हैव एनी डेप्थ. वहां से मैं आती हूं, एंड देन मेरे जो
रूप है, मेरा जो फॉर्म है वो चेंज हो जाता है। पहले मैं पानी बन होती हूँ, लेकिन लेटर ऑन आई चेंज इनटू क्लाउड। धरती पर मैं पानी होती हूँ, सी में मैं पानी होती हूँ, देन आई चेंज माई सेल्फ इनटू क्लाउड। और उसके बाद वंस अगेन एज वाटर, एज रेनफॉल आई कम डाउन। उस वाटर साइकिल को वो डिस्क्राइब करती है। देन वो कहती है कि जब मैं नीचे आती हूँ, व्हेन आई कम डाउन, तो आई डू मेनी वर्क। आपके पेपर में क्वेश्चन आता है व्हाट आर द वर्क डन बाय द रेन। रेन क्या क्या काम करता है? तो द रेन जो है वो कहती है कि आई क्लीन द ग्लोब, जो गंदगी होती है, मिट्टी होती है, उसको। आई गिव ग्रीनरी टू द प्लांट्स, जो प्लांट्स होते हैं वो ग्रीन हो जाते हैं मेरे आने के बाद। देन आई गिव बर्थ टू द सीड्स विच आर अनबॉर्न, जो आपके सीड्स छुपे होते हैं वो जो है पौधे बन जाते हैं। एंड दस आई गिव लाइफ टू द अर्थ, और अर्थ को मैं नया लाइफ देती हूँ। सो दिस शी डिस्क्राइब्स, राइट। पहले दो लाइन जो थे, फर्स्ट इट वाज स्पोकन बाय पोएट, देन इट वाज स्पोकन बाय द रेन। बीच में रेन जो है अपनी डेफिनेशन, अपना डिस्क्रिप्शन बताती है। लास्ट के जो दो लाइंस है, पेपर में आता है व्हाई इट इज पुट इन द पैराफ्रेसिस, मतलब पैराथेसिस, उसको जो है उसमें ब्रैकेट के अंदर क्यों डाला है? बिकॉज इट वॉज नॉट स्पोकन बाय एनी बडी, उसे किसी ने नहीं बोला था। इट इज जस्ट एन एक्सप्लेनेशन। जैसे म्यूजिक को कोई सुने या ना सुने, इट गोज बैक टू इट्स ओरिजिन। सिमिलरली रेन को हम एक्नॉलेज करें या ना करें, हम माने या ना माने, हम उसको समझे या ना समझे, जहां से वो आती है, दैट इज फ्रॉम द लैंड एंड सी, इट गोज बैक देयर, इट कंप्लीट्स इट्स साइकिल। यही इसकी समरी है, राइट। रिटन बाय वॉल्ट विटमैन। लेट अस स्टार्ट द पोएम। एंड हु आर दो, हु आर दो मतलब हु आर यू, तुम कौन हो? Said I to the soft falling shower. I यहां पर इज द पोएट। पोएट कहता है कि आई स्पोक टू द सॉफ्ट फॉलिंग शवर, यानी कि उस वक्त में जो बारिश थी वो बहुत हल्की थी। इट वॉज ड्रिजलिंग, इट वॉज ड्रिजलिंग, which strange to tell. Why it is strange to tell? Because he could hear the answer of the rain. अब उसने क्या बोला? What did the rain speak up? आई एम द पोयम ऑफ द अर्थ, मैं जो हूं इस अर्थ की पोयम हूं। सेट द वॉइस ऑफ द रेन। एटर्नल, एटर्नल मतलब नेवर एंडिंग। एटर्नल मतलब ऑलवेज, नेवर एंडिंग। आई राइज इम्पैल्पेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी, मैं जो हूं, अब मतलब बॉटमलेस मतलब डेप्थ, डेप्थ, डीप सी से मैं आती हूँ। देन इम्पैल्पेबल मतलब विच कैन नॉट बी सीन। अपवर्ड टू हेवन, हेवन यहाँ पर जो है स्काई, मतलब आई राइज फ्रॉम द सी एंड आई गो टूवर्ड्स द स्काई। वेंस, वेंस मतलब वेयर। वेगली फॉर्म, वेगली मतलब विदाउट एनी शेप, शेपलेस, मेरा कोई शेप नहीं होता, क्लाउड का कोई शेप नहीं होता है। ऑल टूगेदर चेंज एंड येट द सेम, ये पेपर में आता है, इसका मतलब क्या है? ऑल टूगेदर चेंज एंड येट सेम मतलब वैसे मेरा जो रूप है वो चेंज हो जाता है। इट चेंजेस फ्रॉम वाटर टू वाटर वेपर टू क्लाउड्स। पहले मैं नीचे पानी हूं, लेकिन ऊपर मैं जाकर बादल बन जाती हूँ, लेकिन मैं हूं तो सेम ही, पानी ही तो बादल बना है। इसीलिए ऑल टूगेदर चेंज एंड येट द सेम। एंड दिस इज ऑक्सीमोरन, चेंज, सेम। आई डिसेंड, डिसेंड मतलब कम डाउन, डिसेंड मतलब कम डाउन। और क्या करती है नीचे आकर एज अ रेन? टू लेव द ड्रॉट्स, यानी कि जो सूखा होता है उसको खत्म कर देती है। एटोमीज, डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब। इट गिव्स वाटर, इट क्लीन्स द ग्लोब। इट गिव्स वाटर, इट क्वेंचेस द थर्स्ट, प्यास बुझाती है।
पानी देती है, एंड इट क्लीन्स द ग्लोब, एंड ऑल दैट इन देम, और ये सब विदाउट मी वर सीड्स ओनली लेटेंट अनबॉर्न, और अगर मैं नहीं आती तो जो धरती है उसके अंदर जो सीड्स थे ना, दे वुड हैव नेवर grown into crop. It gives life to the crop. It gives life to the crops. नहीं तो जो सीड्स हैं वो धरती में, मिट्टी में दबे रह जाते, लेटेंट, छुपे रह जाते। लेटेंट मीन्स हिडन। एंड मेक एंड प्योर एंड ब्यूटिफाई इट, और मैं अर्थ को प्यूरिफाई करती हूँ। So this is the work done by the rain. What does it do? It rises from the sea. पहले वो sea से निकलती है. It evaporates. There it changes its shape from water to water vapor into clouds. Then again it comes down as rain. और जब वो rain बनकर नीचे आती है, तो it cleans the globe. It gives water, quenches the thirst to the field. जो field होते हैं उनको पानी देती है। देन जो आपके सीड्स होते हैं, जो छुपे हुए होते हैं, जो अभी क्रॉप बने नहीं है, उनको लाइफ देती है। एंड देन इट गोज, मतलब कि इट गोज बैक टू इट्स ओरिजिन। फॉर एवर बाय डे एंड नाइट, मतलब दिन रात में ये काम करती हूँ। एंड देन आई गो बैक टू माई ओरिजिन, और वापस मैं अपने उसी जगह पर, यानी कि उसी सी में जाकर दोबारा से मिल जाती। अब ये जो लास्ट के दो लाइंस हैं, दे आर पुट इन द पैरेंथेसिस या ब्रैकेट्स। क्यों? बिकॉज दे आर नॉट स्पोकन बाय एनी वन, उसे किसी ने नहीं बोला है। इट इज जस्ट एन एक्सप्लेनेशन फॉर सॉन्ग इश्यूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस आफ्टर फुलफिलमेंट, वॉन्डरिंग रेक्ड और अनरेक्ड, ड्यूली विथ लव रिटर्न्स। मतलब जैसे हम, सॉन्ग्स का मतलब है म्यूजिक, यहाँ पे सॉन्ग इज नॉट गाना, म्यूजिक। मतलब उसको कोई एक्नॉलेज करे या ना करे, उसे कोई सुने या ना सुने, वो वापस अपने ही ओरिजिन में चला जाता है। सिमिलरली द रेन, वेदर वी एक्नॉलेज इट और नॉट, हम उसको देखें या ना देखें, हम उसको समझे या ना समझे, जहां से वो आता है वापस, जो रेन वाटर साइकिल है, इट कंप्लीट्स। सो इन अनदर वर्ड, दिस पोएम इज द पोएटिक वर्जन ऑफ वाटर साइकिल। वाटर साइकिल का ये पोएटिक वर्जन है, ये वाला पोएम, राइट। अगर आप पीछे देखो, देर आर टू वॉइसेस। कौन कौन है? द रेन एंड द पोएट। वाई इट इज स्ट्रेंज टू टेल? बिकॉज द पोएट वॉज अंडरस्टैंडिंग द रेन्स लैंग्वेज। देन लास्ट में थर्ड क्वेश्चन देखिए, देर इज अ पैरेलल बिटवीन रेन एंड म्यूजिक। जो लास्ट के दो लाइंस हैं वो है पैरेललिज्म, कि रेन एंड म्यूजिक दोनों सिमिलर है, दोनों को हम एक्नॉलेज करें या ना करें, दे कंप्लीट देयर साइकिल। देन हाउ इज द साइक्लिक मूवमेंट ऑफ रेन ब्रॉट? मीन्स द रेन ओरिजिनेट्स फ्रॉम द सी, इट गोज कंडेंस होकर, एवोपरेट होकर, इट बिकम्स क्लाउड, एंड वंस अगेन इट कम्स डाउन एज रेन। Why are the last two lines put within brackets? अभी बताया था मैंने, because it is not spoken by anyone. List the pairs of opposite. आपके सारे ही oxymorons हैं, यानी कि opposite है, wrecked और unwrecked. Then day and night, changed and same, land and sea, सारे के सारे आपके opposite words, oxymorons. The poem is written in free verse. There is no rhyming scheme. Personification, poem of the earth. Then and and तीन बार आपका beginning में हुआ है, anaphora. Then we have oxymoron. Bottomless sea, this is a transferred epithet for the depth of the sea. These are some of the poetic devices of this poem written by Walt Whitman, that is Voice of the Rain.
यानी कि इट इज इन अनदर वर्ड द वाटर साइकिल विच हैज बीन ब्रॉट अप इन द फॉर्म ऑफ अ पोएम.